हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अगर मैंने वर्ड लिखा है एनर्जी, एनर्जी या फिर ऑयल, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? स्पेशली अभी के टाइम में जब इंडिया और ईरान और यूएस का अगर वॉर चल रहा है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करने की बात की है, यानी कि ऑयल टैंकर्स को रोकने की बात की है, जिससे कि ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सी तीन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुनने में हमें लगता है कई बार कि किसका कंट्रोल कितना होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होता, और वो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी तीन ऑर्गेनाइजेशन, एक ओपैक, OAPEC एंड IEA। जिन भी लोगों को इनके नाम पता है समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओके, नाम से ही अभी ये समझ में आ गया होगा कि ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। ये यहाँ पे ए अगर आया है तो सिर्फ अरब, यानी इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ये 1960 में बनी थी, ये 1968 में बनी थी, और ये 1974 में बनी थी। ओके, अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एनर्जी। तीनों ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले यूपीएससी में मेनली कॉन्सेप्ट का खेल है, ठीक है। रफली ज़्यादा इसके अंदर अगर 12 कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर शायद 11 कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर 33 कंट्रीज़ हैं। आपको एक, लेकिन अभी आपको पर्पज़ नहीं पता लग पाया है कि ये क्यों बनी थी, इनका मेन पर्पज़ क्या है। अगर मैं बोलता हूँ ये है फॉर प्रोड्यूसर, ऐसे याद रखने के लिए, ये भी फॉर प्रोड्यूसर और ये फॉर कंज्यूमर, इस लाइन को अगर आप समझ लोगे तो आपको कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। यानी कि जो ये वाला ग्रुप है ये प्रोड्यूसर कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये भी प्रोड्यूसर कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। इन दोनों में तो मेन अंतर ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर नॉट ईरान, ईरान तो नहीं है, अरब, क्योंकि ईरान अरब नहीं होते, ईरान तो पर्शियन होते हैं। ओके, और ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी सप्लाई को, और ये डिमांड को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा अगर हम बेसिक्स पे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये ग्रुप्स बने क्यों थे, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर मैं इस तरह नंबर डाल के नोट्स बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद ज़्यादा रहता है। सबसे पहला पॉइंट, उस टाइम पे अगर मैं बोलता हूँ बिफोर 1960s, यानी इसके बनने से पहले, जो वेस्टर्न कंपनीज थी उन्होंने ऑयल के प्राइस को आर्टिफिशियली कम कर दिया। अब सोचिए कि प्रोड्यूसर तो ये हैं, ये 12 कंट्रीज़ हैं मान लिया, जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनका नाम अभी मैं बता दूंगा। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, ओके, वेनेजुएला। यानी कि ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वेस्टर्न कंपनीज डिसाइड कर रही हैं प्राइस। यानी कि इसकी वजह से किसको लॉस होगा? इन कंट्रीज़ को लॉस होगा। जब प्राइस कम मिलेगा इनको ऑयल का तो लॉस होगा। तो इन कंट्रीज़ ने मिलके, मैं एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ठीक है, यूएई, मैंने ज़्यादा नहीं लिखी हैं, और वेनेजुएला। कुछ कुछ पॉइंट अब आप देखिए, अभी जो लड़ाई भी हो रही है वो ईरान, वेनेजुएला, तो ये सारी कंट्रीज़ आपको याद नहीं होंगी, पर आपको दो तीन कंट्री भाई, सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान, ये तो हो गए। और वेनेजुएला इसलिए क्योंकि वो थोड़ा उस रीजन से बाहर का है। यानी कि ये 10-12 कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल एक्सपोर्टिंग, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। अब इन्होंने 1960s में ग्रुप क्यों बनाया? ताकि कोई भी वेस्टर्न कंपनी इनके प्राइस को डिक्टेट ना करे और कम ना करे और इनको लॉस ना हो। अब ये आपस में ग्रुप बना के क्या करेंगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया टोटल आउटपुट कोटा, कि अब हम ना खुद डिसाइड किया करेंगे कि हम मिल के 12 कंट्रीज़ टोटल कितना करेंगे, और उसके बाद देन डिवाइड अमंग देमसेल्व्स। यानी कि हम खुद, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर आपस में डिसाइड करेंगे कि सऊदी अरबिया उसमें से कितना करेगा, इराक कितना, ईरान कितना, ठीक है। ये डिपेंड किस बात पे होगा कि किस कंट्री की कितनी कैपेसिटी है, किस कंट्री के पास कितने रिजर्व्स हैं, इसके आधार पे ये डिवाइड होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको इन्होंने बोला प्रोडक्शन कोटा हर कंट्री का, और ये कंसेंसस से भी होगा।
कंसेंसस का मतलब है ऑल 12 कंट्रीज़ को हाँ करनी है। अगर किसी एक ने भी, इवन इफ एनी वन अगर डिनाई कर देती है तो इसका मतलब है वीटो पावर आ जाएगी उसके पास, एक के पास भी, यानी सबको मानना है तभी होगा। लेकिन कभी कभी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है उस टाइम पे एग्जाम्पशंस दे सकते हैं। जैसे ईरान को अगर ज़रूरत है तो कोटा का अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन उससे वो कट भी कर सकते हैं और हाइक भी कर सकते हैं, वो तब अलाउ कर सकते हैं एग्जाम्पशन को अगर ज़रूरत है। और इस ग्रुप में सऊदी अरेबिया को बोला जाता है, ये स्विंग प्रोड्यूसर। स्विंग प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली अकेला ही एब्जॉर्व करने की पावर रख सकता है। इट कैन एब्जॉर्व इवन बिग चेंजेस। बस इतने पॉइंट आपको अगर याद हो गए हैं ओपेक के बारे में, मेन मुद्दा अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। और अब 1968 में जब OAPEC बनी, इनमें जो मैंने आपको बोला है, ये क्या करते हैं कई बार, ये क्योंकि अरब वर्ल्ड से डील करते हैं, ये ऑयल एम्बार्गो, अगर ऑयल एम्बार्गो वर्ड है यानी कि इसका मतलब है ऑयल का ट्रेड बॉयकॉट कर दिया इन्होंने, यानी कि अब ये देंगे नहीं किसी को ऑयल। अगर ऑयल किसी को नहीं देंगे यानी कि अगेन ये ऑयल की सप्लाई कम कर देंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे, पूरा ट्रेड डिस्टॉर्ट कर देंगे, ये इनकी पावर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब बात आती है इन दोनों का, तो बहुत ईजी है, चलो समझ में आ गया। अब नाम से थोड़ा लगता है, थर्ड नंबर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सुनने में ऐसा लगता है, आपने वर्ड भी सुना भी होगा कि ये एनर्जी सिक्योरिटी लाता है, लेकिन जब आपको जान के हैरानी होगी आयरोनिकली कि इसके पास खुद तो एनर्जी होती ही नहीं है, प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं ये कौन से लोग हैं। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नहीं है, ये तो एक्चुअली कंज्यूमर है ये। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं 1 मिनट, यहाँ पे शुरुआत करते हैं 1973 से। 1973 में एक वॉर होता है, योम किपुर। देखो नाम अगर आप लोगों को याद नहीं भी रहा, एटलीस्ट प्री में, ये जो योम किपुर वॉर है, ये इज़राइल वर्सेस अरब। अब यानी कि जैसे अभी भी हो रहा है ना इज़राइल वर्सेस ईरान, तो उस टाइम पे हुआ था इज़राइल वर्सेस अरब। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि अरब में जो OAPEC है, OAPEC ने जब अरब, क्योंकि इनके पास तो ऑयल है, तो इन्होंने लगा दिया ऑयल एम्बार्गो। अब आपको ऑयल एम्बार्गो भी पता है किसके ऊपर लगाया, जो कि इज़राइल सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, सब की सब इज़राइल सपोर्टिंग कंट्रीज़ लाइक USA भी। ओके, कि अब इनके साथ हम ऑयल की डील नहीं करेंगे, तो उनको नुकसान धीरे धीरे होने लगा 1973 में। यहाँ तक मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। इससे ये प्रॉब्लम हुई, ऑयल की शॉर्टेज हो गई उस टाइम की, इसी को बोलते हैं ऑयल क्राइसिस 1973 का। और उस टाइम पे ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, 4 टाइम्स बढ़ गए। यहाँ तक वॉर हुआ, अरब ने ऑयल एम्बार्गो, इतना ही छोटा, ये इससे छोटे नोट्स नहीं बन सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें अगर 1973 में हुई हैं, तो फाइनली 1974 में क्या हुआ, 17 OECD कंट्रीज़ ने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये वाली IEA। तो अब समझते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। अब बात यह है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इनका फोकस रहता है, जैसे US, फ्रांस, इनका फोकस रहता है डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी पे। भाई जो अभी हमने दोनों ऑर्गेनाइजेशन पहले डिस्कस की है, OPEC और OAPEC, उनका था तो ऑयल, इनके पास ऑयल होता ही नहीं है। क्योंकि इनके पास ऑयल नहीं होता और इनको शॉर्टेज हुई है, इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, इसमें इन्होंने 2 कंडीशन लगाई कि IEA का मेंबर वही बन सकता है जो, या तो एक तो ओनली OECD मेंबर बन सकता है, OECD के बाहर का मेंबर IEA का मेंबर बन ही नहीं सकता है, और उस कंट्री के पास मिनिमम 90 डेज़ का रिजर्व होना चाहिए ऑयल का। और किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर इंपोर्ट के। थोड़ा देखो, प्रीवियस ईयर इंपोर्ट, अभी तक हमने दोनों कंट्रीज़ में पढ़ा था प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, IEA डिपेंड का जो मेंबर है। अब OECD में सपोज 38 मेंबर हैं, सपोज OECD में, लेकिन उन 38 में से केवल 35 हैं या 33 हैं जिनके पास 90 डेज़ का रिजर्व है। तो यही 33 हैं जो फाइनली IAEA का मेंबर बन पाएंगी। तो पहले थोड़ा थोड़ा आपने ये समझ लिया कि अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि OECD, अब OECD में सपोज़ टोटल मेंबर है 38, इनमें से सपोज़ जो 90 डेज़ का रिज़र्व है वो है 33 कंट्रीज़ के पास।
तो ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, तो इन दोनों में जो अंदर वाला है वो दोनों ही फुलफिल कर रहा है, तो यानी कि ये वाले ही केवल IEA का मेंबर बन सकते हैं। तो IEA में 33 कंट्रीज़ हैं जो कि फुल मेंबर हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया, यही दो कंडीशन है। अब पहली बार मैं नंबर डाल डाल के भी अगर याद करता हूँ, नंबर 5 पे, अब 2015 में पहली बार इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम नॉन OECD मेंबर को भी लेते हैं। उनको फुल मेंबर नहीं लेते हैं, उनको लेते हैं एज एसोसिएट मेंबर। अब एसोसिएट मेंबर का मतलब क्या है कि वो केवल ओनली मीटिंग में जा सकता है, पर नो वोटिंग राइट होगा उसका और नो डिसीजन मेकिंग होगी। केवल इतना ही मैं बार बार बोलूँ, मेरे नोट्स इतने ही होते थे। जब इसको एक लाइन में लिखोगे ना, एक एक लाइन में फटाफट, ये तो अभी मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, तभी बहुत छोटे में आ जाएंगे। तो 2015 में IEA ने एक इनिशिएटिव लिया। अब की बार उन्होंने नॉन OECD मेंबर को भी लेना शुरू कर दिया अपने अंदर, लेकिन उनको फुल मेंबर नहीं बोला, उनको केवल एसोसिएट मेंबर बोला, जो केवल मीटिंग कर सकते हैं, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, कोई डिसीजन नहीं होगा। अब इस बात का फ़ायदा उठा के 2017 में इंडिया जो बन गया वो बन गया एसोसिएट मेंबर। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट IEA में अगर मैं बात करता हूँ फुल मेंबर एंड एसोसिएट मेंबर, फुल मेंबर 33 हैं, अगर एसोसिएट मेंबर 13 है। देखो ये नंबर चेंज होता रहता है, नंबर पे बिल्कुल भी मत जाया करो, रफली पता होना चाहिए 30 और 10। और अभी इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है, ब्राज़ील एसोसिएट मेंबर है, यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि इनको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, वोटिंग नहीं है, लेकिन इनके पास मीटिंग कर सकते हैं। अब 8th नंबर पे अगर मैं बोलता हूँ कि वाई इंडिया वांट फुल मेंबरशिप, भाई अभी सिर्फ एसोसिएट मेंबर है, तो सोच के बताओ, अगर इंडिया फुल मेंबर बन गया तो इंडिया को वोटिंग राइट मिल जाएगा। अगर इंडिया को वोटिंग राइट मिलेगा यानी कि इंडिया को डिसीजन मेकिंग मिल जाएगी वहाँ पे, ये फ़ायदा होगा। अगर इंडिया फुल मेंबर बन गया तो वहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी इंडिया को ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अगर इमरजेंसी हुई और एनर्जी की का क्राइसिस हुआ तो ये कंट्री के मेंबर आपस में पहले अपने फ्रेंड को जो फुल मेंबर है उसको ऑयल पहुंचाएंगे, उसको एनर्जी देंगे, तो यानी कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग, इंडिया की ग्लोबल जो से है वो बढ़ जाएगा। अभी फ़िलहाल एक इंटरनेशनल इमेज इंडिया की इम्प्रूव हो जाएगी। अब मुद्दा आता है पॉइंट नंबर 9 पे कि वाई इंडिया कुड नॉट बिकम फुल मेंबर। ओके, अभी तक क्यों नहीं कर पाया, उसके क्या क्या रीज़न है? उसके दोनों मेन रीज़न है। नंबर 1, क्योंकि इंडिया नॉन OECD है। अभी इंडिया जब OECD का ही मेंबर नहीं है तो फिर फुल मेंबर कैसे बन सकता है? दूसरा, इंडिया के पास 90 डेज़ का रिजर्व, इंडिया के पास दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिया के रिजर्व SPR, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, कितने हैं? ये मान के चलो अगर 2 कैटेगरी होती हैं, कैवर्न प्लस रिफाइनरी। ठीक है, कैवर्न एक अंडरग्राउंड कैविटी होती है, अंडरग्राउंड कैविटी में ऑयल को रिजर्व करके रखा जाता है। और इंडिया में भी 3 जगह पे मेन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और अभी उड़ीसा में आने वाला है। और रिफाइनरीज इन 2 जगह पे। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इंडिया में जो कैपेसिटी है कैवर्न की कैविटी, अंडरग्राउंड कैविटी की, वो 9 डेज़ तक की है अभी, और रिफाइनरी में अगर 65 डेज़ तक की है, और टोटल जो है वो 74 डेज़ हो गया। यानी अभी भी इंडिया 90 डेज़ नहीं है, अभी भी 74 डेज़ मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्यूचर में क्या होगा? तो फ्यूचर में अगर मैं 2028, 2029 या फिर 2030, जो अब फ्यूचर में आपको आंसर लिखना है वो ये लिखना है कि इंडिया में हाई पॉसिबिलिटी है कि इंडिया दोनों को बढ़ाएगा, कैवर्न को भी बढ़ाएगा और रिफाइनरी को भी बढ़ाएगा। उड़ीसा में भी एस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे कि हो सकता है ये भी 12 दिन हो जाए। ठीक है भाई, कितना भी हो सकता है ये 75 हो जाए या 78 हो जाए। तो अगर ये 78 हो गया या ये 75 हो गया और ये 15 हो गया तो ये टोटल 90 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से एटलीस्ट फ्यूचर में, एटलीस्ट फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन थी OECD वाली, सेकंड कंडीशन थी 90 डेज़ वाली।
एटलीस्ट 90 डे वाली कंडीशन को तो हम 2028 तक 30 तक, आपको तो अपने आंसर में लिखना है, बहुत ही पॉजिटिवली इंडिया के बारे में रहना है कि भाई पूरी उम्मीद है जिस तरह से इंडिया एक एबल लीडरशिप के अंडर में काम कर रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम 90 डे वाला तो अचीव कर लेंगे, और हम वी आर वेरी नियर ऑलरेडी 74 डेज। और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, लेकिन OECD का मेंबर अगर नहीं हुआ तो भी IEA हो सकता है OECD वाली क्लॉज को एग्जम्पशन दे दे। ठीक है, अब बस एक लास्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 11th पॉइंट, कि IEA की एक्चुअली यूटिलिटी क्या है। भाई जब IEA के पास खुद का तो कुछ होता नहीं है, तो पॉइंट ये है कि अगर ऑयल इनके पास नहीं है, अगर इनके पास प्रोडक्शन नहीं है, अगर ये खुद ही केवल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो फिर ये अगर खुद ही डिपेंडेंट है तो फिर ये हेल्प कैसे करते हैं आपस में, 33 कंट्रीज़ की आपस में, जब कुछ होता ही नहीं है। इनका तरीके हैं ये, इनका पहला है स्टॉक पाइल रिलीज़। ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये 90 डे का रिजर्व रखती हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी भी शायद 400 मिलियन बैरल का कुछ किया था इन्होंने, जब यूक्रेन के साथ भी वॉर हुआ और अभी मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है। तो ये एक एग्जांपल कि ये खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्टॉक पाइल करके रिलीज़ करते हैं। इसका फ़ायदा नो परमानेंट सॉल्यूशन, इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इनके पास है ही नहीं, ये तो ओनली टेम्परेरी देते हैं, ओनली टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो देते क्या है, इनको एक्चुअली होता है कि तब तक जस्ट टू बाई द टाइम, टू बाई टाइम। अगर कोई क्राइसिस है, कोई वॉर है, कुछ भी चल रहा है, तो IEA का इतना फ़ायदा है कि हाँ भैया आपस में अगर मेंबर है, फुल मेंबर या एसोसिएट मेंबर, तो उस टाइम पे आपको कम से कम कुछ दिनों के लिए मिलेगा, टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा आपस में। और हो सकता है तब तक कुछ टाइम के बाद वो वॉर बंद हो जाए, वो क्राइसिस बंद हो जाए और फिर नॉर्मल सिचुएशन हो जाए। मुझे लगता है ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से हमने डील करी हैं, आप इस वीडियो को, जैसे मैं कहता भी हूँ कि एक दो बार देख के और खुद से रिसर्च करके अब नोट्स बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर में, तो आपको 100% है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो UPSC नहीं निकलेगा, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे नहीं निकलेगा। ठीक है, सारा मैंने खुद से मेहनत कर रहा हूँ, खुद से इधर उधर से जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।